हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू दीपक यादव साइंस एकेडमी। आज है तारीख 24 अक्टूबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो डेली बेसिस पे, क्योंकि हम लोग इस वीडियो को डेली अपलोड करते हैं। तो इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको क्लिक करो और जाकर वो चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप लोगों को डेली इसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को डेली वहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर भी मिलेगा। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सब्सक्राइब कर देना। एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हो आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर। बढ़ते हैं आगे। और ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 आज का। ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है विजय लक्ष्मी रामनन। ये हमारी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं। किसकी? इंडियन एयरफोर्स की, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है। सैल्यूट है इनको। तो यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है, उसी वजह से ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी न्यूज़ में है। क्यों? इन यहाँ पे कितनी एज थी इनकी? 96 एज थी। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बताया गया है। तो आपको इन पर्सनालिटी का नाम याद रखना है। ओके, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर थी इंडियन एयरफोर्स की। ये आर्टिकल हमने डेक्कन हेरल्ड से लिया है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आईएसपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर यह आएगा आर्टिकल जीएस पेपर 3 के अंदर में। ओके, नाउ आते हैं हम लोग आगे आगे बढ़े। तो यहाँ पर बताया गया कि इनका जन्म कब हुआ था, 1924 में। ये सारी बातें बताई गई हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, इनको ऑफिशियली 4971 वाले ऑफिसर कहा जाता था। ओके, और उसके बाद जब इनका रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के टाइम पे जो है इनके पास विंग कमांडर की पोस्ट थी। उसके बाद इन लोगों को इन्हें जो है अवार्ड दिया गया था। अपने रिटायरमेंट से 2 साल पहले इन्हें अवार्ड भी मिला था। क्या नाम है? विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी के द्वारा, क्योंकि इनकी शानदार सर्विस के लिए। ओके, तो इन पर्सनैलिटी को याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सेकेंड आर्टिकल है आज का। ये बोलता है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के बारे में। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। यहाँ पे देखो, ये हेल्दी बोन है। ठीक है, यहाँ पर ये हेल्दी बोन है जिस पर्सन की बहुत अच्छी खासा खान पीन है, एक्सरसाइज करता है, हेल्दी डाइट है, बिंदास तरीके से रहता है, उसकी देखो ये जो बोन है वो कितनी हेल्दी है। और उसके बाद जो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, यहाँ पर आप देखोगे कितना ज़्यादा यहाँ पर इसके बीच में ये देखो स्ट्रक्चर कैसा है कि मतलब स्क्रैचेस टाइप इस तरीके के हैं कि बोन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वीकर बोन है, कभी भी फ्रैक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर जो बोन का लॉस होना चालू हो जाता है उसे भी कहते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ओके, ये आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेल्थ आता है हमारा जीएस पेपर 3 में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस कह लो या फिर पोरस बोन कह लो, ये डिजीज है। कौन सी बीमारी है? इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिवली यानी लगातार जो बोन है उसका लॉस होता है। लगातार आपकी बोन जो है वो कम होती चली जाती है और एक तरीके का स्केलेटल डिटोरिएशन देखने को मिलता है। डिटोरिएशन यानी कि एक आपके लिए कंसिस्टेंसी लॉस, कंसिस्टेंसी इन लॉस आप कह सकते हो। लगातार जो है ये आपका जो बोन्स हैं वो कम होती चली जाती हैं, वीकर होती चली जाती हैं, इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कभी भी चटक जाएंगी वो, उनमें कभी भी फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, ये ज़्यादातर अननोटिस्ड होती है, यानी हम लोग ध्यान नहीं देते यार इस चीज़ों के ऊपर। छोटी मोटी क्या इसके कोई सिम्टम वगैरह नहीं है, पता ही नहीं चलता है ना। तो ये बीमारी ऐसी बढ़ती चली जाती है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है भाई? बच कैसे सकते हैं इससे? अर्ली डायग्नोसिस करवा लो पहले ही, रेगुलर एक्सरसाइज करो, एक हेल्दी डाइट रखो, कैल्शियम वगैरह अच्छी तरीके से अपने बॉडी में इंटेक करो, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिजीज़ को। साथ ही साथ इस डिजीज़ के कॉजेज़ क्या क्या हैं, किस वजह से हो जाती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो एग्जैक्ट मेडिकल कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस का नॉट कंप्लीटली नोन, पूरी तरह से हमें खुद नहीं मालूम है कि यहाँ पर एग्जैक्ट इसका क्या कॉज है। ओके, ना अगर हम बात करें, एवरीवन लॉसेस बोन विद एज आफ्टर 35। हर एक की जो है वो बोन्स वगैरह में लॉस होना चालू हो जाता है 35 की 35 की उम्र के बाद जो है बोन्स लॉस होने चालू हो जाता है, बोन का लॉस होना चालू हो जाता है, बोन्स जो है वो कम होनी चालू हो जाती हैं। ठीक है, एट द एज ऑफ 35, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो एक तो रिस्क वो तो बढ़ते ही चला जाता है। एक तो ऐसी सिंपल, एक तो नॉर्मल तरीका है जिससे कि यहाँ पे रिस्क वगैरह बढ़ता चला जाता है। जितने आप बूढ़े होते रहोगे उतनी आपकी जो टोटल बोन मास है वो कमज़ोर होती रहेगी, कम होती रहेगी। ओके, अगर हम बात करें दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा क्या कॉज हो सकता है, अगर आपकी फैमिली में किसी को ये चीज़ है तो आपको भी ये हो सकती है। यानी कि फैमिली में अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस है किसी को तो वो आपके अंदर भी हो सकता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कुछ न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल के बारे में तो इसकी वजह से भी आपको हो जाता है।
न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल यानी कि आप कम खाना, मतलब कम न्यूट्रिशन वाली चीज़ें अपनी बॉडी में इंटेक करते हो, ठीक है। लो बॉडी वेट है आपका, कैल्शियम डाइट, आपकी डाइट में कैल्शियम है ही नहीं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ओके, यानी कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका खान पीन है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ पर ये पूरे पूरे चांसेस है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। ये सारे कॉजेज हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ मेडिकेशंस भी ऐसे हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है इनकी वजह से। मेडिकेशन इन द सेंस कि यहाँ पर स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा, बॉडी बिल्डर्स वगैरह स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिम वाले, है ना, तो उसके बारे में पता होगा आपको। तो ये इसकी वजह से भी यहाँ पर ये सारी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। फिर कोई थायराइड प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी हम लोगों को ये ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल जाता है। ओके, नाउ टॉपिक हमने कवर किया। अब ये वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है, यहाँ पर देखोगे हर साल मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोग इसके बारे में जागरूकता फैला सकें, ग्लोबल अवेयरनेस फैला सकें कि भाई हम लोगों को जो ये बीमारी है इसके लिए लड़ना है, इसके लिए ट्रीटमेंट करना है, इसके लिए डायग्नोसिस करना है, इसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसके लिए जागरूकता फैलाते हैं हम लोग। कितनी तारीख को? 20 अक्टूबर को। ओके, और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करा गया था? इंटरनेशनल ओस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, OIOF के द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज करा गया था, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और फाउंड करी गई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है नयोन, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि पूछो मत, ठीक है, पूछ भी नहीं रहे हो वैसे तो चलो फिलहाल यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, यहाँ पर जो हमारी बॉडी में बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने एक नया पार्ट डिस्कवर किया है। क्या सोच रहे हो कि क्या बता रहा हूँ मैं? सही बात बता रहा हूँ। हमारी बॉडी के अंदर नया पार्ट हम लोगों ने डिस्कवर किया है, उसके बारे में बात हो रही है। उसका नाम है ट्यूबेरियल सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ट्यूबेरियल सैलिवरी ग्लैंड है इसका नाम। और अभी हम बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होती है या फिर ये कहाँ पर डिस्कवर करा गया, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ये आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक यानी कि GS पेपर 3। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो साइंटिस्ट हैं नीदरलैंड में, इन्होंने डिस्कवर किया पोटेंशियल न्यू ऑर्गन इन द ह्यूमन थ्रोट। हमारे थ्रोट में जो एरिया है गला वाला, ये थ्रोट में, यहाँ पर हम लोगों ने नया ऑर्गन को डिस्कवर किया है। किसने? नीदरलैंड के साइंटिस्ट ने। ओके, जब वो लोग रिसर्च कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, तो उस स्टडी के तहत यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको डिस्कवर करी गई उनके द्वारा। अगर हम बात करें, साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिस्कवर करा एक अननोन सेट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जब वो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। नाउ जो ये न्यू ऑर्गन है, ये हमारे जो थ्रोट में है, अपर पार्ट पे ये यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर देखोगे अपर पार्ट में हमारे यहाँ पर ये लोकेटेड है, नोज के पीछे, बिहाइंड द नोज, नोज से पीछे, और ये अपर पार्ट में, जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबेरियल सैलिवरी ग्लैंड। जो ये ऑर्गन है, ये सेट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है, ये 1.5 इंचेस इन लेंथ एंड एवरेज। यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो है 1.5 इंच, ठीक है। और ये इसका क्या काम है? जो आपका अपर थ्रोट होता है, ऊपर वाला एरिया, इसको मॉइस्चराइज करना, ठीक है, ठीक है, इसको नरम रखने का काम होता है। ओके, अगर हम बात करें, जो ये रिसर्चर्स हैं नीदरलैंड में, नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के, इन्होंने ये सारी चीज़ आइडेंटिफाई करी है। वैसे मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं ना। अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिकली सैलिवरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स सारी की सारी हमारे यहीं पर ही मिलती हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पर ये आप कह सकते हो, एक ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, हमें हमारी बॉडी में पहले से ही 3 हैं ऑलरेडी। ओके, ये हम लोगों के पास चौथी आई है, चौथी हम लोगों ने डिस्कवर करी है हमारी खुद की बॉडी के अंदर। ओके, तो 3 पहले से कौन कौन सी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ह्यूमंस के अंदर? एक है हमारी टंग के नीचे, जीभ के नीचे है, एक है हमारे एक जबड़े के नीचे है, और एक है हमारी जबड़े के पीछे, जॉ के पीछे, और एक बिहाइंड द चीक, गालों के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स है, और सैलिवरी ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि आपके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। हमारे मुंह में जो थूक आता है वो किसकी वजह से आता है? वो सैलिवरी ग्लैंड्स की वजह से आता है। ओके, वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है। तो हमने उसी में से ही एक नया ऑर्गन को डिस्कवर किया है। नाउ कौन सी टेक्नोलॉजी से डिस्कवर किया है? वो है ये टेक्नोलॉजी, PSMA PET CT टेक्नोलॉजी, सारी ABCD आ गई इसमें, ठीक है। अब जो न्यू ऑर्गन है डिस्कवर करा गया है वाइल साइंटिस्ट वर स्टडिंग प्रोस्टेट कैंसर, बार बार ये बात ही बोली जा रही है। तो जब प्रोस्टेट कैंसर की स्टडी कर रहे थे, तब यहाँ पर जो है इसके बारे में डिस्कवर करा गया ये सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें ये क्या इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सी टेक्नोलॉजी? PSMA PET CT टेक्नोलॉजी एक कॉम्बिनेशन है, CT स्कैन है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इसकी फुल फॉर्म हो गई, जो कि जिसका काम है सैलिवरी ग्लैंड टिश्यूज को डिटेक्ट करना, हमारी बॉडी में डिटेक्ट करने का काम होता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट।
अब यहाँ मिनिएचर प्रोजेक्ट, ये आर्टिकल हमने पीआईबी से लिया है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल्चर आता है आपके जीएस पेपर 1 के अंडर में। यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें, इन्होंने एक लॉन्च किया है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये कोलैबोरेशन करेंगे नेशनल म्यूजियम के साथ जो कि न्यू दिल्ली में है, और नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली में है, और उसके साथ कोलैबोरेट कौन करेगा? गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। तो ये ऐप है बेसिकली गूगल आर्ट एंड कल्चर का। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों कोलैबोरेट करेंगे और इस ऐप पे आप लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन, जितने भी हमारी सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जो नेशनल म्यूजियम में प्रेजेंट हैं, वो सब आप ऑनलाइन देख सकोगे इस ऐप पर। कौन सा ऐप है? गूगल आर्ट एंड कल्चर। डाउनलोड करो और देख सकते हो वहाँ पर ये सारी चीज़ें ये बोला जा रहा है। ओके, तो अभी हम बात करें नेशनल म्यूजियम की। तो जो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक प्रीमियर कल्चर इंस्टीट्यूशन है नेशन का। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर एक इमर्सिव वे है कि हम लोग आर्ट को एक्सप्लोर कर सकें। ये जो नया फंडा लेकर आए हैं, ये दोनों मिलकर कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो आर्ट एंड कल्चर है, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, इनके बारे में और ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। लोग ऑनलाइन चीज़ों को देखेंगे तो और ज़्यादा फैलेगी इन सब चीज़ों के बारे में बातें। क्या होगा, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। जो ये गूगल आर्ट एंड कल्चर ऐप है, ये बिल्कुल फ्री एंड अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन फॉर iOS एंड एंड्रॉइड के लिए। तो कोई सा भी मोबाइल हो आपके पास, चाहे एप्पल हो चाहे एंड्रॉइड हो, सब जगह आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा लॉस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट आपको पता ही होगा हमारे कहाँ पर लोकेटेड है ना, राजस्थान में। उसका जो अरावली, हमारी अरावली रेंज है, उससे थोड़ा सा इधर की साइड यहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको पता होगा, मैप में एक बार आप जाकर ज़रूर देखना थार डेजर्ट को। मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, मैप में जाकर ज़रूर देखो, ठीक है, थार डेजर्ट को। ये हमने लाइव मिनट से लिया है इस आर्टिकल, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी आता है हमारा जीएस पेपर 1 के अंडर में। अब अगर हम बात करें, ये आर्टिकल बेसिकली है किस चीज़ के बारे में? थार डेजर्ट में पहले एक रिवर होती थी। ये बातें यहाँ पे रिसर्चर्स ने फाउंड करी है। रिसर्चर्स ने ये देखा, एक एविडेंस देखा कि एक लॉस्ट रिवर दैट रैन थ्रू द सेंट्रल थार डेजर्ट। सेंट्रल थार डेजर्ट से एक रिवर रैन करती थी, रिवर चल जाती थी, ठीक है, बीकानेर पे, नियर बीकानेर के पास की बात हो रही है, बीकानेर के पास आसपास की बात हो रही है कि यहाँ पर एक रिवर हुआ करती थी। तो ये सारी रिसर्चर्स ने फाउंड करा गया है, रिसर्चर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये रिवर हुआ करती थी, बेसिकली यही सारी बात करी गई है। तो आप जाके न्यूज़ में देख सकते हो कि ये मैप में देख सकते हो थार डेजर्ट कहाँ पर है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर ये रिवर के बारे में बताया जा रहा है। और रिवर ये कितने टाइम पहले की बात करी जा रही है? 172,000 ईयर्स अगो, 172,000 साल पहले की बात है ये, ठीक है। रिवर हुआ करती थी, इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ओके, जो ये एविडेंस है इंडिकेट करता है एक रिवर बहती थी, फेसिस एक्टिविटी डेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 172,000 ईयर अगो, जो हमने अभी बात करी, बीकानेर के पास की बात है, यानी राजस्थान के अंदर। यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिसर्चर्स ने फाउंड करी गई हैं। ओके, अब बस यहाँ पे ये चीज़ें स्किप करो और थार डेजर्ट के बारे में जाकर मैप में देखो। मैंने सभी से बोला है थार डेजर्ट को ज़रूर देखना, आलस करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। थार डेजर्ट को जाकर देखो कहाँ पर है, लोकेटेड है, अरावली रेंज कहाँ पर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाकर मैप में ज़रूर देखना। ओके, तो यहाँ पर ये वही बातें बोली गई। जो थार डेजर्ट है, इसे हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, ये याद रखना। इसकी जो लार्ज एरिड रीजन है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि देखो हम इस तरीके से लगाते हैं, जैसे कि मान लो ये बीच में इंडिया है, ये ऊपर वाला कौन सा एरिया हो गया हमारा, नॉर्थ, नीचे वाला एरिया कौन सा हो गया, साउथ, ये वाला हो गया वेस्ट, ये वाला हो गया ईस्ट। और यहाँ पर अगर हमारा ये मैप है, जैसे कि हमने इंडिया का ये जैसे कि मैप है, तो फिर यहाँ पर जो है एक एरिया है जहाँ पर राजस्थान एरिया, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये कौन सा हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा एरिया है, या नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर पाया जाता है हमारा थार डेजर्ट। तो इसको भी जाकर यहाँ पर मैप में निहारना मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। इसे हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात हो रही है यहाँ पर G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में। बिजनेस स्टैंडर्ड से इस आर्टिकल को लिया, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस आता है हमारा जीएस पेपर 2 में। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं अब की बार, पहली बार जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है G20 ACW की, यानी कि एंटी करप्शन वर्किंग की यहाँ पर जो मीटिंग है अब की बार पहली बार एड्रेस कर रहे हैं। तो उसी वजह से ये हमारा आर्टिकल न्यूज़ में है। चलो फिर देखते हैं, ये यहाँ पर डिस्कस करा गया डिटेल में। मैंने यहाँ पर बोला है कि G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया आप लोग। ACWG 2010 में टोरंटो में, टोरंटो कहाँ पे है, कनाडा में, बताओ कहाँ पर है टोरंटो, ठीक है, कनाडा में है, येस और नो। 2010 में जो ये टोरंटो समिट हुआ था, तो वहाँ पर जो है इसको सेटअप करा गया ACWG को। ये एक प्राइमरी गोल है हमारा कि हम लोग प्रिपेयर करें, कॉम्प्रहेंसिव रिकमेंडेशन करे जाएंगे, लीडर्स के द्वारा रिकमेंड करा जाएगा कि हम लोग किस तरीके से
पूरे की पूरी जो G20 कंट्रीज हैं वो सब मिलकर आपस में किस तरीके से करप्शन है उससे कॉम्बैट करेंगी, किस तरीके से करप्शन से लड़ेंगी। ओके, नाउ उसके बारे में बात करते हैं। ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली इनका काम क्या है, सब आपस में मिलकर इस ग्रुप का काम है कि करप्शन से लड़ना। ओके, अब जो ये ACWG है हैज लेड दी G20 एंटी करप्शन एफर्ट्स कोऑर्डिनेटिंग द कलेक्टिव एंड नेशनल एक्शंस टेकन बाय इट्स मेंबर। जो यही सारी चीजें जो कलेक्टिव और नेशनल एक्शंस जो है वो इसके मेंबर्स के द्वारा लिया जाएगा कि कैसे हम लोग करप्शन को जो है कॉम्बैट कर सकते हैं, कैसे हम लोग करप्शन को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब जो ये ACWG है हमारा, फिर से बोलता हूँ, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है। ये वर्क करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ में वर्क करता है, साथ ही साथ OECD के साथ काम करता है। OECD मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद ये UNODC के साथ काम करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ओके, क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC की फुल फॉर्म हो गई। साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन सबके साथ मिलकर ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट जो लास्ट आर्टिकल हमारा, ये सेक्स वर्कर्स के लिए यहाँ पर बोला गया है। जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यहाँ पर ये बोलता है, रिकॉग्नाइज करता है जो सेक्स वर्कर है एज अ इनफॉर्मल वर्कर है, ठीक है, यानी कि इनफॉर्मल वर्कर्स हैं और इनके लिए कुछ करा जाए, इसी के ऊपर यहाँ पर बात करी गई है। ओके, इस आर्टिकल को बस आप NHRC के बारे में जान लो और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि ह्यूमन के राइट्स के लिए यहाँ पर काम करती है। इंडियन एक्सप्रेस इस आर्टिकल को लिया है, सोशल इशूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोशल इशूज़ आता है हमारा GS पेपर 1 के अंडर में, तो उसी के बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि NHRC ने एफर्ट लगाया, NHRC इन एन एफर्ट टू सिक्योर दी राइट्स ऑफ ऑल वेमेन। यहाँ पर मैंने जैसे अभी आपको बताया, जितने भी वेमेन्स हैं उनकी राइट को सिक्योर करा जाता है, उनके हक को सिक्योर करा जाता है। अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सबकी जॉब्स वगैरह चली गई हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि सेक्स वर्कर्स जो हैं एज इनफॉर्मल वर्कर्स यहाँ पर रिकॉग्नाइज करा जाना चाहिए, ठीक है। जो इनफॉर्मल वर्कर्स यहाँ पे किस तरीके से होते हैं, जिनको कोई यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा वगैरह नहीं मिलती, जो अपने आप ही सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जाकर वो खुद ही यहाँ पर आप कह सकते हो अपनी छोटी मोटी जो दुकान लगाए रहते हैं सड़कों पर, तो वो उस तरीके से वो होता है इनफॉर्मल वर्कर्स। ओके, तो ये बोला जा रहा है जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करा जाए एज अ इनफॉर्मल वर्कर, और इनफॉर्मल वर्कर के लिए यहाँ पर स्टेप उठाए जाएँ। ओके, तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ हुआ हमारा पूरा का पूरा वीडियो एनालिसिस खत्म, और आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है इसके टेलीग्राम लिख दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, एक छोटा सा आपका सपोर्ट चाहिए बस खाली, तो आप एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।